तो जैसा कि आप लोग देख ही चुके हो कि कितने ज़्यादा कोरोना के केसेस बढ़ते जा रहे हैं, तो इसीलिए हम अपनी नेक्स्ट ऑनलाइन क्लास को शुरू करते हैं। अगर आपको इस क्लास से कोई प्रॉब्लम हो तो मेरे को बताना, ताकि मैं फॉर्मेट बदल सकूं। तो देखो, हमारा एक लास्ट कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी रह गया था, ऑस्मोटिक प्रेशर। उसको हम आज कवर करेंगे। तो देखो, ऑस्मोटिक प्रेशर होता क्या है। उससे पहले हम जानते हैं कि हाई कंसंट्रेशन, लोअर कंसंट्रेशन और सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन क्या होता है। देखो, हाई कंसंट्रेशन का मतलब होता है ऐसा सॉल्यूशन जिसके अंदर सॉल्यूट के अमाउंट ज़्यादा हो और सॉल्वेंट का अमाउंट कम हो। लोअर कंसंट्रेशन ऐसा सॉल्यूशन होता है जिसके अंदर सॉल्यूट कम हो और सॉल्वेंट ज़्यादा हो। मतलब लोअर वाले के अंदर सॉल्वेंट के अमाउंट ज़्यादा होता है इन कंपैरिजन टू हायर वाले के। नेक्स्ट जो बात हमें समझनी है वो है सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। अब ज़्यादातर बच्चे इससे अवेयर होंगे कि जो हमारा सेल मेम्ब्रेन होता है वो भी एक सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन होता है। और बायो में आपने पढ़ा होगा ऐसी मेम्ब्रेन जो कुछ चीज़ों को अलाउ करे जाने के लिए और कुछ चीज़ों को ना करे, उसी को हम सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन कहते हैं। तो अगली चीज़ जो हमारे पास आती है ऑस्मोटिक प्रेशर पढ़ने से पहले, वो है ऑस्मोसिस। तो देखो, आप हर कोई जानते हो कि चीज़ें कहाँ से मूव करती हैं, हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन में। लेकिन ऑस्मोसिस के अंदर सिर्फ और सिर्फ सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल्स मूव कर सकते हैं। और सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल्स कहाँ ज़्यादा होते हैं, आपके लोअर कंसंट्रेशन में। और हायर कंसंट्रेशन में क्या होते हैं, कम होते हैं। तो चीज़ें कहाँ से मूव करेंगे, लोअर कंसंट्रेशन से हायर कंसंट्रेशन की तरफ मूव करेंगी। तो ऑस्मोसिस क्या हो गया, मूवमेंट ऑफ सॉल्वेंट फ्रॉम लोअर कंसंट्रेशन टू हायर कंसंट्रेशन, क्योंकि लोअर कंसंट्रेशन के अंदर ये सॉल्वेंट का अमाउंट ज़्यादा था। और किसके थ्रू, इस डेफिनेशन को पूरा करने के लिए हमें लिखना पड़ेगा थ्रू सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। अब एग्जांपल क्या है सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन का, इसका अगर आप एक नेचुरल एग्जांपल लोगे, वो पिग का लीवर के जो मेम्ब्रेन होती है वो। अगर आप सिंथेटिक देखोगे तो वह सेलोफेन। इसको काफ़ी ज़्यादा वाइडली यूज़ करा जाता है। अगले जो, अगर हम इसका एक एक्सपेरिमेंटल थिंग देख लें ऑस्मोसिस का, तो उसको कवर करते हैं। देखो, तो आप देख सकते हो कि मैंने एक बीकर लिया है, बीकर के अंदर अपना सॉल्यूशन सॉल्वेंट भर दिया है। ठीक है, सॉल्वेंट भरा है बीकर के अंदर, और उसके अंदर आप देखोगे कि इन्वर्टेड मैंने ट्यूब डाली हुई है। और इन्वर्टेड ट्यूब के लास्ट एंड पर, यहाँ पर अगर आप देखोगे तो आपको दिखेगा कि एक सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन वहाँ पर लगी हुई है। अब अंदर मैंने क्या भरा है, ये जो अंदर आपको इन्वर्टेड फनल दिख रही है, इसके अंदर मैंने अपना सॉल्यूशन भरा है। अब ऑब्वियस सी बात है, सॉल्वेंट में तो कोई भी आपका सॉल्यूट नहीं है, सिर्फ सॉल्वेंट सॉल्वेंट है। सॉल्यूशन के अंदर आपका सॉल्यूट भी होगा, और सॉल्यूट ज़्यादा होता है तो हायर कंसंट्रेशन होता है। तो आपका जो अंदर वाला पार्ट है वो है हायर कंसंट्रेशन पे, और जो बाहर वाला पार्ट है, जो बीकर वाला पार्ट है, वो लोअर कंसंट्रेशन में। तो चीज़ें कहाँ से कहाँ मूव करेंगी, लोअर कंसंट्रेशन से हायर कंसंट्रेशन में। अभी हमने पढ़ा ना ऑस्मोसिस क्या होता है, कि भाई जहाँ वाटर के मॉलिक्यूल ज़्यादा होते हैं, कहाँ होते हैं, लोअर कंसंट्रेशन में ज़्यादा होते हैं, वहाँ से किस तरफ मूव करे, हायर कंसंट्रेशन की तरफ मूव करे। अगली बात क्या आती है कि भाई देखो, अब अगर आप देखोगे तो भाई चीज़ें कहाँ से रश करेंगी, ये आपके बाहर जो सॉल्वेंट है वहाँ से सारी चीज़ें अंदर की तरफ रश करेंगी, क्योंकि कहाँ से जाना है, लोअर कंसंट्रेशन से हायर कंसंट्रेशन में जाना है। उसके अपोजिट एक फोर्स भी लग रही होती है, ग्रेविटी, लेकिन ये ग्रेविटी के अगेंस्ट भी जाएगी। तो आप देख सकते हो यहाँ पर ये क्या होगा, पहले जो लिक्विड के अंदर लेवल होगा ये था, अगला लेवल क्या हो जाएगा, थोड़ा सा ऊपर चला जाएगा ड्यू टू ऑस्मोसिस। अब आप सोच रहे होगे कि भाई ऑस्मोटिक प्रेशर क्या होता है। तो देखो, मैंने एक तरफ आपके ले लिया सॉल्यूशन ले लिया अलग अलग बीकर में, और एक तरफ सॉल्वेंट ले लिया, और इनको जोड़ दिया मैंने एक सेमी परमेबल मेम्ब्रेन से। अब नेचुरली, और मैंने यहाँ पर दोनों जगह पिस्टन लगा रखी है। अब होगा क्या, आपको पता है सॉल्वेंट से चीज़ें मूव करेंगी सॉल्यूशन की तरफ, क्योंकि लो कंसंट्रेशन से हाई कंसंट्रेशन की तरफ चलती हैं। अब नॉर्मली तो यही होगा ना, आप देख सकते हैं नॉर्मल कंडीशन में। लेकिन आपने क्या करा, यहाँ पर प्रेशर लगाकर इसके फ्लो को रोक दिया। मतलब अब सॉल्वेंट से सॉल्यूशन की तरफ कुछ भी नहीं आएगा। तो आपने जो प्रेशर लगाया ऑस्मोसिस को रोकने के लिए, उसी को हम क्या बोलते हैं, ऑस्मोटिक
प्रेशर बोलते हैं। इसको डोनेट किससे करते हैं? पाई से डोनेट करते हैं। अगर हम आगे बात करें कि ऑस्मोटिक प्रेशर का फॉर्मूला क्या होगा, तो आप देख सकते हो ऑस्मोटिक प्रेशर के फॉर्मूले के अंदर आता है सी, आर और टी। सी क्या होता है? आपका कंसंट्रेशन। यहाँ पर किस चीज़ को कंसंट्रेशन मानना है आपको? मोलैरिटी को, जो कि क्या होता है? एन बाई वी, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट बाय में वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, इनटू आर। आर आप जानते हो यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट, और टेम्परेचर टी। और ये टेम्परेचर जो आपको पुट करना है वो हमेशा केल्विन के अंदर पुट करना है। अब आप अगर देखोगे तो इसका काफ़ी ज़्यादा यूज़ होता है बड़े बड़े जो कार्बोहाइड्रेट, बड़े बड़े जो प्रोटीन या अदर जितने भी बायोमॉलिक्यूल्स हैं उनका मॉलिक्यूलर मास निकालने के लिए। अब देखो कैसे निकालेंगे। अगर मैं पाई वाले फॉर्मूले को थोड़ा सा एक्सपेंड करूँ तो नंबर ऑफ मोल्स का फॉर्मूला हो जाएगा गिवन मास है मोलर मास डिवाइड बाय वी, वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन, और आर इंटू टी। ये तो बेसिकली जो आगे वाला फॉर्मूला लिखा है वो मोलैरिटी का ही फॉर्मूला होता है। अब यहाँ से मैं अगर मॉलिक्यूलर मास निकालना चाहूँ तो मुझे क्या करना पड़ेगा? क्रॉस मल्टीप्लाई करना होगा। गिवन मास को मैं इस तरफ ले जाता हूँ और पाई को नीचे ले आता हूँ, तो ये क्या हो जाएगा? मॉलिक्यूलर मास का फॉर्मूला गिवन मास इंटू आर इंटू टी अपॉन में वी इंटू पाई। अब आप देख सकते हो कि भाई प्रेशर तो आप इंस्ट्रूमेंट से निकाल लोगे, मेजरिंग जो इंस्ट्रूमेंट होता है प्रेशर के लिए। आर आपको पता ही होगा, यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट होता है, एक फिक्स वैल्यू है। टेम्परेचर तो आप नोट ही करोगे जब आप एक्सपेरिमेंट कर रहे होगे। और रही वॉल्यूम की बात, और वॉल्यूम तो एक स्पेसिफाइड लोगे ना, तो आपको पता लग जाएगा कि बड़े बड़े जो मैक्रो मॉलिक्यूल्स होते हैं उनका मॉलिक्यूलर मास कितना हो। अब चलो हम एक क्वेश्चन देख लेते हैं और देखेंगे कि भाई ये आर की जो वैल्यूज़ हैं, आपको पता होगा कि आर की एक वैल्यू होती थी 8.314, एक वैल्यू होती थी 0.0821 वाली। तो कब किसको यूज़ करना है, और देखते हैं कि भाई इसके ऊपर कैसे न्यूमेरिकल्स बन सकते हैं। तो देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है, कैलकुलेट द ऑस्मोटिक प्रेशर इन पास्कल। किस में निकालना है आपको? पास्कल के अंदर निकालना है। जब आपका 1 ग्राम ऑफ पॉलीमर जिसका मॉलिक्यूलर मास आपको गिवन है 18500 इन 450 ml ऑफ वाटर दे रखा है आपको एट 37 डिग्री सेल्सियस। तो देखो सबसे पहले हम जान लेते हैं कि आर की कौन सी वैल्यू कब लगानी है। तो देखो अगर आपको कभी पास्कल में चीज़ें निकालनी हो या दे रखी हो तो आपको यूज़ करना है 25/3 इंटू 10⁻³ या आप अगर 25/3 मैं इसलिए बोलता हूँ पुट करने के लिए ताकि आपको कैलकुलेशन में ईजी हो जाए, क्योंकि कोई टर्म होगा 3 से कटने के लिए तो आप आराम से काट सकते हो, और 25 से मल्टीप्लाई करना है इज़ कंपेरेटिवली ईजियर। अगर आप इसको डिवाइड कर दोगे 25/3 तो 8.314 आ जाएगा इंटू 10⁻³। तब जो आर की वैल्यू हो, आर की जो यूनिट होती है आप देख ही सकते हो क्या है, पास्कल लीटर पर मोल पर केल्विन। तो ये वैल्यू तब पुट करनी है जब हमें पास्कल में दे रखा हो या निकालना हो। जैसे कि यहाँ पर हमें पास्कल के अंदर ही निकालना है तो यहाँ पर हम ये वाली वैल्यू पुट करेंगे। अगर मान लें कि एटीएम या बार के अंदर दे रखा होता तो क्या पुट करते? देखो एटीएम या बार के अंदर दे रखा होता तो हम पुट करते कि भाई 1/12 पुट कर लो, या अगर आप इसको डिवाइड करोगे तो आएगा 0.0821 बार लीटर पर केल्विन पर मोल। तो ये कब यूज़ करेंगे? जब हमें एटीएम या बार के अंदर निकालना हो। अब अगली बात आती है कि इस न्यूमेरिकल को हम आगे कैसे फर्दर सॉल्व करें। तो आप देखो कि भाई फॉर्मूला क्या था, पाई इक्वल टू सी आर टी। अब अगर मैं यहाँ से पाई का फॉर्मूले को थोड़ा सा एक्सपेंड कर दूँ तो क्या आ जाएगा? सी मतलब मोलैरिटी, मतलब नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट बाय में वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इंटू आर इंटू टी। तो आप देख सकते हो कि आपको गिवन मास कितना दे रखा है? 1 ग्राम। मॉलिक्यूलर मास दे रखा है 18500, तो मैंने नंबर ऑफ मोल्स निकाल दिए इससे, गिवन मास और मोलर मास। आपको वॉल्यूम दे रखा है 450, और फिर मैं हमें पता है कि अगर ml में होता है तो हम 1000 से मल्टीप्लाई कर देते हैं फॉर द कन्वर्जन ऑफ इट इनटू लीटर। उसके बाद हमने आर की वाली वैल्यू पुट कर ली, और इनटू टेम्परेचर। टेम्परेचर हमें हमेशा केल्विन में रखना था, देखो मैंने कन्वर्ट भी कर दिया 273 से ऐड करके, वे 310 केल्विन आपका टेम्परेचर भी होगा। जब इस सबको सॉल्व करोगे तो आपका आंसर आएगा 30.96 पास्कल्स। ये आपका एनसीईआरटी का एक एग्जाम्पल मतलब क्वेश्चन है, उसको आप देख भी सकते हो बुक से। तो अब अगर हम आगे देखें तो अगली चीज़
जो आती है हमारे पास वो है टाइप ऑफ सॉल्यूशन ऑन द बेसिस ऑफ ऑस्मोसिस। तो देखो यहाँ पर 3 सॉल्यूशन पढ़ेंगे हम, हाइपरटोनिक, हाइपोटोनिक और आइसोटोनिक। तो सबसे पहले देखते हैं कि भाई ये होते क्या हैं। अगर आप हाइपरटोनिक सॉल्यूशन की बात करते हो तो हाइपरटोनिक सॉल्यूशन ऐसे सॉल्यूशन होते हैं जिनके अंदर सॉल्यूट का अमाउंट क्या हो, ज़्यादा हो। ध्यान रखना है आपको, ऐसे सॉल्यूशन जिनके अंदर सॉल्यूट का अमाउंट काफ़ी ज़्यादा हो वो सब क्या कहलाते हैं, आपके हाइपरटोनिक सॉल्यूशन कहलाते हैं। तो देखो ये कंपैरिजन है, मतलब आपको हाइपरटोनिक सॉल्यूशन कब पता लगेगा, जब मैं उसका कंपैरिजन करूँगा किसी और के साथ। जैसे मेरे पास 2 सॉल्यूशन है ए और बी, ए के अंदर ज़्यादा सॉल्यूट का अमाउंट है तो मैं उसको हाइपरटोनिक बोल दूंगा, और बी को उसके कंपैरिजन में ए को हाइपरटोनिक बोल रहा हूँ। मतलब हमेशा एक कंपैरिजन में चलता है। तो आप देख सकते हो मैंने क्या करा है, एक बीकर लिया है, बीकर के अंदर जो सॉल्यूशन भरा है वो कैसे भरा है, हाइपरटोनिक। हाइपरटोनिक का मतलब क्या है, सॉल्यूट ज़्यादा और सॉल्वेंट कम। अब इसका मतलब ये हो गया नहीं, हायर कंसंट्रेशन पर है, क्योंकि सॉल्यूट जब ज़्यादा होता है तो हम हायर कंसंट्रेशन लेते हैं। उसके अंदर मैंने जो सेल डाला है उसके अंदर भी सॉल्यूशन ही भरा होगा। ऑब्वियस ही बात है, सेल के अंदर जो साइटोप्लाज्म होता है उसके अंदर बहुत सारे मिक्सचर्स होते हैं, तो इट इज़ गोइंग टू बी अ सॉल्यूशन। अब एक बात ध्यान रखना कि भाई यहाँ पर जो चीज़ है हाइपरटोनिक, मैंने ये कंपैरिजन में लिया होगा, किसके कंपैरिजन में, सेल के कंपैरिजन में लिया होगा, क्योंकि दोनों के दोनों के अंदर सॉल्यूट है। लेकिन कंपैरेटिवली जो मैंने सॉल्यूशन ले लिया है उसके अंदर ज़्यादा वो क्या है, कंसनट्रेटेड सॉल्यूशन है मेरा, मतलब मैंने ज़्यादा अमाउंट में सॉल्यूट डाला उसके अंदर। तो देखो सेल के अंदर कंपैरेटिवली कम सॉल्यूट होगा और सॉल्वेंट क्या होगा, ज़्यादा होगा, मतलब ये लोअर कंसंट्रेशन पे है। तो आप जानते हो ऑस्मोसिस होगा तो क्या होगा, सेल से पानी निकलेगा और सॉल्यूशन की तरफ भागेगा, हाइपरटोनिक सॉल्यूशन की तरफ। देख सकते हो आप डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन में भी कि अब सेल से क्या आ रहा है, पानी बाहर आ रहा है। तो इससे क्या होगा, सेल जो होगा श्रिंक हो जाएगा। क्लियर है सबको यार ये बात। तो आप देख ही सकते हो डिटर्जेंट वगैरह में काफ़ी बार जब कपड़े वगैरह धोते टाइम क्या होता है, हमारी जो उंगलियां होती हैं वो श्रिंक से हो जाती हैं, आपने देखा होगा अजीब से ही उभार आ जाता है। तो वो इसीलिए होता है क्योंकि सेल से पानी निकल जाता है, कि जो सोप वाटर होता है इट इज़ कंपेरेटिवली मोर हाइपोटोनिक देन आवर सेल्स। अगली चीज़ आप अगर देखो हाइपोटोनिक सॉल्यूशन को, तो हाइपोटोनिक सॉल्यूशन क्या होगा, जस्ट इसका उल्टा। ऐसा सॉल्यूशन जिसके अंदर सॉल्यूट का अमाउंट क्या हो, कम हो, कंपैरेटिवली कम हो, हमेशा ध्यान रखना कंपैरेटिवली कम। सो अगर हम इसके डायग्राम की बात करें तो मैंने इसके अंदर जो सॉल्यूशन लिया है उसको मैंने लिया है हाइपोटोनिक। हाइपोटोनिक का मतलब ये है कि भाई वो सेल के मुकाबले उसके अंदर सॉल्यूट जो है वो कम है और सॉल्वेंट जो है ज़्यादा है। ऑब्वियसली बात है, जब सॉल्यूट कम होंगे तो सॉल्वेंट ज़्यादा होगा, तो और ये क्या हो गया फिर, लोअर कंसंट्रेशन वाला हो गया, और आपका उस टाइम सेल क्या हो जाएगा, हायर कंसंट्रेशन वाला हो जाएगा। तो इस केस में क्या होगा, चीज़ें लोअर कंसंट्रेशन से हायर कंसंट्रेशन के अंदर आएंगी। आप देख सकते हो जो आपका सॉल्यूशन है वो सेल के अंदर आ रहा है। तो इसकी वजह से क्या होता है, जो सेल होता है वो स्वेल अप हो जाएगा। आपने सब बायो के अंदर देखा भी होगा, जिन जिन लोगों के पास बायो है, कि टर्जिड हो जाता है सेल हमारा, सेल वॉल के ऊपर प्रेशर लगाने लग जाता है, क्योंकि भाई वहाँ पर क्या होगा, पानी बहुत ज़्यादा आ जाएगा सेल के अंदर और वो वॉल्स के ऊपर प्रेशर लगाएगा। अगला जो सॉल्यूशन है वो है आइसोटोनिक सॉल्यूशन। तो आइसोटोनिक सॉल्यूशंस ऐसे होते हैं जिनमें इक्वल अमाउंट हो, सेल के अंदर जो कंसंट्रेशन है और जो सॉल्यूशन के अंदर कंसंट्रेशन है वो बराबर हो। तो आप देख सकते हो यहाँ पर डायग्राम के अंदर मैंने दोनों को, एक सेल लिया है और मैंने बाकी सॉल्यूशन लिया है, और दोनों आपस में क्या है, आइसोटोनिक है। आइसोटोनिक का मतलब क्या है, सेम कंसंट्रेशन वाले। तो क्या इसके अंदर वाटर मूव इन और आउट नहीं करेगा, तो आपको ध्यान रखना है कि वाटर तो हमेशा इन और आउट मूव करेगा, लेकिन यहाँ पर जो नेट फ्लो होगा, मतलब ऐसा नहीं होगा कि एक चीज़ ज़्यादा हो रही होगी, जितने अमाउंट में अंदर आ रहा होगा पानी उतने अमाउंट में ही बाहर जाता है। तो कोई भी एक नेट चेंज नहीं आता सेल के शेप वगैरह के अंदर। आपको ध्यान रखना है कि दोनों हाइपरटोनिक और आइसोटोनिक वाली कंडीशन काफ़ी ज़्यादा बेकार होती है हमारे सेल्स के अंदर। तो हमारे सेल्स को हमेशा आइसोटोनिक कंडीशन में रहने की कोशिश करते हैं, ना कि हाइपोटोनिक एंड हाइपोटोनिक के अंदर। अब अगली बात क्या है कि भाई जो हमारी बॉडी के सेल्स होते हैं
वो किस कंसंट्रेशन पे होते हैं, तो आप देख सकते हो वो है 0.9 वेट बाय वॉल्यूम NaCl सॉल्यूशन। से क्या होते हैं, आइसोटोनिक होते हैं, मतलब ये हमारी बॉडी के सेल्स का कंसंट्रेशन है। तो जितने भी सलाइन या इंजेक्शंस यूज़ करे जाते हैं वो सब के सब इसी कंसंट्रेशन पर होने चाहिए। अगर इससे ज़्यादा हो गया फिर भी दिक्कत है, इससे कम हो गया फिर भी दिक्कत है। तो अब देखते हैं कि ज़्यादा हो गया या कम हो गया तो क्या प्रॉब्लम आएगी। तो देखो, ज़्यादा हो गया अगर आपका इंजेक्शन है सलाइन का, तो उस केस में क्या होगा कि चीज़ें क्या हो जाएंगी, हाइपरटोनिक हो जाएंगी, क्योंकि ज़्यादा अमाउंट में सॉल्यूट हो जाएगा। तो सॉल्यूट जब भी ज़्यादा होता है तो क्या होता है, कंसंट्रेशन बढ़ जाती है, हायर कंसंट्रेशन वाला हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा, लोअर कंसंट्रेशन वाला, जो हमारा नॉर्मल बॉडी का सेल है। तो इस केस में क्या होगा, हमारे सेल से पानी जाएगा कहाँ पर, आपके सेलाइन वगैरह की वजह से पानी ऊज आउट होने जाएगा, बॉडी से बाहर चला जाएगा, और सेल क्या हो जाएगा, श्रिंक हो जाएगा, जो हमने पहला एग्जाम्पल देखा था। दूसरा जो चीज़ है, अगर आपने कम यूज़ कर लिया तो कम यूज़ होने पे क्या हो जाएगा, ये हाइपोटोनिक हो जाएगा। अब इस केस में क्या होगा, सेल्स के अंदर ज़्यादा पानी भर जाएगा और सेल्स क्या हो जाएंगे, स्वेलअप हो जाएंगे, और दोनों ही कंडीशंस हमारे सेल्स के लिए क्या है, बहुत ज़्यादा ख़राब है। तो आपको ध्यान रखना है, काफ़ी बार पूछा हुआ है कि भाई क्या होगा अगर कम हो जाता है, क्या होगा हमारे ज़्यादा होता है। तो आपको ये ध्यान रखना है, बहुत छोटी सी बात है। अगर हम देखें कि कुछ यूजेस आपके ऑस्मोसिस के, तो पिकल्स के अंदर जो सॉल्ट के अमाउंट होता है बहुत ज़्यादा डाला जाता है, और कफ सिरप के अंदर शुगर का बहुत ज़्यादा अमाउंट डाला जाता है। तो अगर हम पहले पिकल की बात करें तो देखो, पिकल्स के अंदर क्या होता है, ज़्यादा अमाउंट में सॉल्ट डालने की वजह से वो बहुत ज़्यादा हाइपरटोनिक हो जाता है। तो मान लो कोई फंगस, कोई बैक्टीरिया, कोई माइक्रोब उस पर आकर अटैक करता है, तो क्या होगा, उसकी बॉडी का जो सॉल्यूशन होगा उसकी बॉडी से बाहर आने लग जाएगा, क्योंकि बाहर जो इन्वायरमेंट है वो बहुत ज़्यादा हाइपरटोनिक है। और हाइपरटोनिक होने की वजह से यहाँ पर जो पानी होता है वो वो क्या होगा, जो भी आपका माइक्रोब है उसकी बॉडी से पानी यहाँ पर बाहर आने लग जाएगा ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ हाइपरटोनिक सॉल्यूशन। अब इस केस में क्या होगा, उसकी बॉडी का पानी बाहर आ गया तो वो डेड कर जाएगा। इसीलिए जो पिकल्स वगैरह होते हैं उनके अंदर सॉल्ट एज अ प्रिजर्वेटिव भी काम करता है। सिमिलरली जो कफ सिरप्स होती हैं उनके अंदर बहुत ज़्यादा शुगर डाला जाता है। बहुत ज़्यादा शुगर इसलिए डाला जाता है क्योंकि कफ सिरप में अगर ज़्यादा अमाउंट में शुगर होगा तो क्या हो जाएगा, हाइपरटोनिक हो जाएगा। और हाइपरटोनिक होने की वजह से जितने भी मतलब गले वगैरह के अंदर माइक्रोब्स वगैरह होते हैं उनकी बॉडी से क्या हो जाएगा, सेम जैसे पिकल्स के अंदर हुआ था कि हाइपरटोनिक होने से कि वो क्या होता है, एट अ हायर कंसंट्रेशन। और चीज़ें कहाँ से मूव करती हैं, वाटर वाली, मतलब जितने भी सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल्स होते हैं वो लोअर कंसंट्रेशन से हायर कंसंट्रेशन मूव करते हैं। तो जितने भी माइक्रोब्स वगैरह जो गले में होते हैं उनका जो लिक्विड कंपोनेंट होगा, उनका जो साइटोप्लाज्म होगा, उनकी बॉडी से बाहर आ जाएगा, और बाहर आ जाएगा तो वो डेड कर जाएंगे। इसीलिए हम क्या करते हैं, कफ सिरप के अंदर हाई अमाउंट में शुगर डालते ताकि वो हाइपरटोनिक हो जाए। ऐसे इसके बहुत सारे यूजेस हैं आपके प्रैक्टिकल लाइफ में। अभी मैं जो क्वेश्चंस वगैरह दूंगा आपको उसके अंदर वो दिख जाएंगे। तो देखो, अगर ऑस्मोसिस के अंदर हम लास्ट चीज़ की बात करें तो वो है हमारा रिवर्स ऑस्मोसिस, या जिसको आप शॉर्ट फॉर्म में बोलते हो RO। काफ़ी लोगों के घर पे लगा भी होगा। तो देखो, इसको हम कैसे बनाते हैं, हमने इधर क्या ले लिया, एक तरफ फ्रेश वाटर ले लिया, एक तरफ सॉल्टी वाटर ले लिया। अब क्या करते हैं यहाँ पर, आपको पता है कि सॉल्टी वाटर के अंदर सॉल्ट, और बीच में देखो हमने एक मेम्ब्रेन लगा रखी है जिसको हम सेमी परमेबल मेम्ब्रेन बोलते हैं। अब ये ऑब्वियस सी बात है आर्टिफिशियल है, इसका नाम क्या है, सेलोफेन एसीटेट। मैंने आपको बताया भी था आर्टिफिशियल SPM का नाम क्या था, सेलोफेन एसीटेट। तो सॉल्टी वाटर क्या होगा आपका, एट हायर कंसंट्रेशन होगा, और जो फ्रेश वाटर होगा एट अ लोअर कंसंट्रेशन होगा। तो सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल्स लोअर कंसंट्रेशन से हायर कंसंट्रेशन की तरफ मूव करेंगे ऑस्मोसिस के अंदर। ये तो एक नॉर्मल फिनोमिना है। अब लेकिन आपने यहाँ पर एक पिस्टन भी लगा रखी है, जिधर आपका सॉल्टी वाटर है वहाँ पर आपने पिस्टन लगा रखी है। आपने अब आपने क्या करा, इसके अंदर प्रेशर लगाया, कितना, पहले पाई लगाया, पाई लगाया होगा तो क्या हो गया, ये फ्रेश वाटर से जो फ्लो आ रहा है वो रुक गया होगा, ऑस्मोटिक प्रेशर रीच हो गया होगा, उसने क्या करा होगा, ऑस्मोसिस को रोक दिया होगा। लेकिन अगर आप थोड़ा सा और एक्स्ट्रा प्रेशर लगाते हो उसके अंदर, तो अब क्या होंगे, सॉल्ट वाटर जो है उसके अंदर से जो
सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल्स होंगे। ध्यान रखना है कि ऑस्मोसिस के अंदर सिर्फ और सिर्फ सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल्स मूव करते हैं, और ये जो सेमी परमेबल मेम्ब्रेन है वो सिर्फ सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल्स को जाने देगा, कभी भी सॉल्यूट के मॉलिक्यूल्स को जाने नहीं देगा। जब हम बहुत ज़्यादा हाई प्रेशर लगाते हैं, ऑस्मोटिक प्रेशर से भी ज़्यादा, तो क्या होता है, हमारा सॉल्ट वाटर से जो वाटर का मॉलिक्यूल होगा, जो सॉल्वेंट का मॉलिक्यूल होगा, वो सॉल्ट वाटर से फ्रेश वाटर की तरफ मूव करेगा, क्योंकि हमने काफ़ी ज़्यादा प्रेशर लगाकर उसको आगे की तरफ भेजा है। तो क्या हो गया, नेचुरल ऑस्मोसिस इस तरफ था, लेकिन आपने प्रेशर लगाकर उसको उल्टी तरफ कर दिया, इसलिए इसका नाम क्या हो गया, रिवर्स ऑस्मोसिस। तो अगर आप रिवर्स ऑस्मोसिस की डेफिनेशन देखो तो व्हेन वी अप्लाई प्रेशर मोर देन ऑस्मोटिक प्रेशर सो दैट द सॉल्वेंट मूव फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन, मतलब अपना उल्टा फ्लो करने लग जाए, तो उसी को क्या बोलते हैं, रिवर्स ऑस्मोसिस बोलते हैं। अब देखो यहाँ पर हमारी सारी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ हो रही हैं ख़त्म। इसके बाद एक टॉपिक रह गया हमारा बेसिकली डिसोसिएशन एंड एसोसिएशन। तो उससे पहले मैं आप सभी को कुछ क्वेश्चंस भेजूंगा जिनको आपको सॉल्व करना है। तो चलो हम अपनी क्लास को यहाँ पर एंड करते हैं। जिसके जो जो डाउट होंगे इस क्लास को लेकर, सब कोई लिख कर रखना, और जब मैं अगर आपसे पूछूंगा तो आप मेरे को बताना, ताकि हम डाउट के लिए एक ऑनलाइन क्लास रख लें जिसमें आप अपने डाउट बताओ और मैं उनको क्लियर कर दूँ।